की सुविधा अच्छी हो गई है, पास में ही ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहले पानी की बहुत दिक्कत रहती है। चलो कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के हम लोग अगले होते हैं। देखो हम लोग कल पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अब फ्लूइड में ये हमारा कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर है फ्लूइड का। सबसे पहले हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करी थी। आर्किमिडीज क्या बोले? आर्किमिडीज बोले जितना कोई पानी है, कोई भी चीज़ अगर पानी में तैर रही है, अगर कोई चीज़ पानी में तैर रही है, इसका मतलब ये है कि वो उतना अपने वजन के बराबर, अपने वेट के बराबर क्या करेगी? डिस्प्लेस्ड कर देगी वाटर को। क्या कर देगी? डिस्प्लेस्ड कर देगी, ठीक है, हटा देगी। जिससे ये क्वेश्चन कल हमने करा था, ठीक है, जिससे हमने फ्रैक्शन डेंसिटी निकाली थी और क्या निकाली थी? परसेंटेज निकाली थी, ठीक है। बाय फोर्स इन सब के बाद हमने कल कर लिया। बताओ बर्नौली थ्योरम कौन से कंजर्वेशन पे आधारित है? बता दे। इस पे एनर्जी पे। बर्नौली थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स, इस पे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरे पास कोई चैम्बर है, अगर मेरे पास कोई चैम्बर है, उसके अंदर फ्लूइड भरा है और उस फ्लूइड में अगर मैं कोई होल कर दिया तो वहां से पानी या वाटर ऐसे नीचे जाएगा। yes. अच्छा, ऐसे अब आ रही सही? अब भी सही नहीं है? अच्छा अब सही है, हाँ। तो यहाँ पर जो इसकी रेंज है ये r, और मैंने कहा जिस स्पीड से वेलोसिटी निकलेगी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? √2gh। ये h वो हाइट होती थी जिस हाइट पर होल से ऊपर पानी भरा हुआ है, होल से ऊपर जो पानी भरा हुआ है वो क्या कहलाती थी तुम्हारी? h। तो वो यहाँ पर √2gh होती थी। अगर मैं इसमें इस रेंज की बात करता तो रेंज का फार्मूला हो जाता b √2h/v, और कैपिटल H तुम्हारी ये वाली हाइट थी, कैपिटल H ये वाली हाइट थी, ठीक है। अब देखो सर जी, रेंज के अब मैंने इसमें कहा था रेंज कितनी हो जाएगी, तो फार्मूला आया था 2, ऊपर वाली हाइट स्मॉल h, नीचे वाली हाइट कैपिटल H, ठीक है। दूसरी चीज मुझे बताओ कि सर हम कहां पर होल करें जिससे कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके गिरे या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम हो? तो जस्ट बीचों बीच में होल करते थे, जस्ट बीचे बीच में। बीचे बीच का मतलब ये है अगर पूरी हाइट इसकी पूरी हाइट अगर h प्लस h है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, इसके कहाँ कर दो? बीच में कर दो। बीच में हम लोग होल कर देते हैं। इसके मैंने क्वेश्चंस भी कल तुम्हें कराए थे। मैंने वो भी क्वेश्चन कराए थे कि अगर मैं स्टूल पर लगा दूं तब क्या होगा, ठीक है। स्टूल के भी क्वेश्चन किए थे, स्टूल पर क्वेश्चन लगा दी तो बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस कब जाएगा। ये सब बात हमने कल करी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, तुमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती थी सर A1 B1 बराबर A2 नहीं। अब तुम बताओ सर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यहाँ से इस लाइन से जो इस वेलोसिटी निकलेगी वो क्या कहलाई B, और यही B पूछी गई, ये भी पूछी गई। अब जरा देखो सर एक बार बताओ, वाटर यहाँ से गया और दो साइड से निकला, एक इस साइड से निकला और एक इस साइड से निकला। पानी एक साइड से एंट्री और दो साइड से निकला। अब तुमने कहा कि सर अगर मैं इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं तो आने वाला इसका एरिया क्या है, इस साइड A, इसका एरिया 3A, इसका एरिया 0.8A, 0. इधर से जो लिक्विड जा रहा है उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी 6 मीटर पर सेकेंड, और इस वाले से जो पानी बाहर निकलेगा उसकी स्पीड तुमसे पूछी है और दे दिए 4 ऑप्शन। तो तुम्हें पता है जितना पानी आएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो सर अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं, सब में लिक्विड तो क्या है, सेम लिक्विड है, तो यहाँ पर एरिया क्या है A, वेलोसिटी क्या है 8 हो गई। इधर देखो एरिया क्या है 0.8A और वेलोसिटी कितनी है सर 6। ये हो गया बेटा आने वाला, और बाहर निकलने वाला, तो बाहर 2 निकल रहा है ना, इससे भी निकल रहा है और इससे, जिससे निकल रहा है उसको कर दो प्लस 3A और वेलोसिटी क्या कर दी B। यहाँ पर किया, ये क्या आया 8A, ये क्या हो जाएगा प्लस 3AB, सब में A कॉमन है, ये क्या है 4.8 प्लस 3B, A से A कैंसिल, तो 3B बराबर क्या हो गया 8 माइनस कितना बचेगा बोलो 3.2। अगर हम वेलोसिटी निकालें तो 3.2 कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, देखो 3 बन जा 3 ठीक है। अच्छा 3A B सही है, ये कट गया। अच्छा ये इधर गया, सही है ठीक है। अब 0 3 6 18, अरे यही तो स्पीड आ रही है सर, यही तो स्पीड आ रही है। अब इस स्पीड में देखो ना तो ये है ना ये है ना ये, पास में कौन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक सही हो जाएगा ऑप्शन है। तो आने वाला फ्लू बराबर जाने वाला, ठीक है। आने वाला है A3B, आने वाला है A × 8, जाने वाला 0.8A × 6, 3A × B, ठीक है। इसका एरिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जाएंगे, तो इस पर भी तुम लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत। हो गया, अभी बता लिया। अब मौसम ठंड के आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब तक तुम्हें गर्मी लगती थी पढ़ते हुए, अब ठंड लगेगी। और जहाँ रजैया ऊपर डाले उसके बाद में तो पता ही नहीं है कहाँ है हम। और रातें इतनी लंबी होंगी कि तुम शाम को 6 बजे सो जाओगे, हैं? शाम को 6 बजे सोने के बाद दिन निकलेगा सुबह 7 बजे, 8 बजे निकलेगा। कर लिया, हाँ। फिर आप लोग कहोगे कि सोते रहोगे, बता लिया ये। चलो अगले बढ़ते, खत्म करें इसे, कुछ है नहीं इसमें बेटा, पढ़ना है आज, हमें खत्म करना है। तुमको पता है इसका जो टर्म था ना वो तो कल ही खत्म हो गया था फ्लूइड का, वो तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ दूसरे टर्म के बदले। आज से थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो गई थी। अब मैं भी क्या करूँ, कोर्स है बहुत, टाइम है कम, तो मेरे जितना मैनेज हो सकता है उतना ही तो मैनेज करता हूँ। देखो बेटा विस्कोसिटी, सबसे पहले विस्कोसिटी समझो, विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी, तुमने कभी फ्लूइड को चलते हुए देखा है? अरे पानी को चलते हुए देखा है?
अगर तुम मान लो मैं यहाँ पर मेज पर पानी डाल दूँ और पानी धीरे 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 आगे बढ़ेगा, पानी डालता रहो, पानी कहाँ बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जब भी तुम कभी गौर से देखना, पानी जब चलता है, जैसे मान लो ये मेरी सरफेस है, इस सरफेस पर जब पानी चलेगा ना, ऐसे मान लो ऐसे लेयर के रूप में पानी चलेगा, ऐसे लेयर के रूप में पानी, तो तुम कभी ध्यान करना जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो वैसे नीचे आती है, फिर ऊपर वाली, ऐसे पानी अगले बढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाली लेयर अगले निकल जाए और ऊपर वाली पीछे रहे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में दो सरफेसेस हैं, एक ये है। अब देखो जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तुम्हारा जो तुम पानी पीते हैं हम लोग, उस पानी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अगर तुम पानी की मोटाई लोगे, इतना मोटाई लेके जैसे मान लो पानी चल रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, तो जो पानी जो इतनी मोटाई में बहुत सारी पतली 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 लेयर होती है, पतली पतली क्या होती है, लेयर्स। अब वो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलती है। जैसे मान लो एक लेयर ये है, एक लेयर है, तो जो ऊपर वाली लेयर है वो फिसल के आगे आएगी, फिर इसको ऊपर वाली लेयर अगले आएगी, तो ऊपर वाली लेयर फिसल के जब आगे की ओर जाती है तो इससे धीरे धीरे पानी चलता है। अब देखो विस्कोसिटी क्या कहती है। विस्कोसिटी का मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हो जैसे गाढ़ापन होता है ना, इस प्रकार से तुम्हारी विस्कोसिटी है। मान लो तुमने कहा कि मेरे पास में इतनी बड़ी कोई लेयर है, मान लो इतनी बड़ी एक लेयर है जो पानी की जो आगे चल रही है, इधर है ये ग्राउंड है, इधर ये ग्राउंड है। अब जरा सोचना सर, ऐसा है अगर तुम सबसे ऊपर वाली लेयर को देखोगे, सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके नीचे जैसे जैसे आते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी पानी की कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी पानी की कहाँ होगी, ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस पर क्या होती जाएगी, कम। चाहे तुम ऐसे कह सकते हो सर, नीचे जितनी नीचे सरफेसेस होंगी वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आप कुछ सोचो, एक आदमी हो बेचारा ऐसे ही चल रहा है, जैसे मान लो तुम्हें एक पन्ना ऊपर किताब रखी है, ठीक है, ऐसे पेजेस रखे हैं, ऊपर वाला पन्ना तुम्हें निकालना है, हटा लोगे, नीचे वाला निकाल के दिखाना, थोड़ा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही समझो, मैंने कहा सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उस पर फोर्स कम होगा, तो कम फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जैसे जैसे मैं नीचे लेयर्स में जाऊंगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि इस पर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। विस्कोसिटी में कहा गया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है by virtue of which related motion between different layers is known as viscosity। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलेगी। अब तुम खुद बताओ, अगर एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलेगी तो वो क्या करेगी, फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन के कारण हमेशा फ्रिक्शन जहां भी होगा वहां क्या होगा, अपोज होगा, वहां क्या होगा, अपोज। तुम किसी भी चीज को, एक चीज को दूसरे के ऊपर फिसलाओ तो 100% क्या होना है, अपोज होना है। ठीक है, तो एक लेयर दूसरे लेयर को क्या करती है, अपोज करती है। इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी। इसको हम लोग बोल देते हैं विस्कोसिटी। ठीक है सर, देखो अगर मैं कहूँ फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स देखो जैसे जैसे ऊपर जितनी बड़ी सतह होगी, ऊपर की जितनी बड़ी सतह, जैसे मान लो तुमने देखा तुम्हारे घर पे जो नाली है, जो घर के बाहर नाली है, उसका एरिया इतना सा है, इतने से एरिया की ऊपर वाली सतह चल रही है पानी की। अब एक नदी की चल रही है, तो नदी का एरिया क्या है, बहुत ज्यादा। तो उस बहुत ज्यादा सरफेस को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, छोटे वाले सरफेस को चलाने के लिए छोटे की जरूरत पड़ेगी। सर कैसे, देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये मेरे पेजेस हैं, फोटोस्टेट वाले पेजेस हैं, उनके ऊपर एक पेज निकालो, तुम निकाल दोगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा एक त्रिपाल है, अब त्रिपाल को पकड़ के खींचना ऊपर वाले को, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका एरिया क्या है, ज्यादा। तो सबसे पहले तो ये है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ऊपर से फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा, या फ्लूइड उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा चलने के लिए। दूसरी चीज सर, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv अपॉन dy। सर dy क्या है, dy बेटा ये गहराई है, ये जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे dy बढ़ती जाएगी।
डीवी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों से देखें, इन दोनों से, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा माइनस अभी नहीं आएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डीवी ओवर डी वाई, ठीक है। और बेटा मैंने कहा था ये लेयर्स एक दूसरे को क्या करती हैं? अपोज। जहां अपोज करेंगी, सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ईटा। और एक माइनस आता है क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करती हैं? अपोज करती हैं, डीवी अपॉन डी वाई, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर देखो ये चीज भी पूछी जाती है काफी बार, क्या? अभी रफ नहीं कर रहा हूं इसको, ये भी काफी बार पूछी गई है। क्या सर जी? कि बेटा इसका जो मात्रक होता है, मात्रक विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। और हम इसको न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर के साथ में हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या? डिकापॉइज। क्या बोल सकते हैं? डिकापॉइज। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? एक यूनिट होता है डिकापॉइज। क्या होता है? डिकापॉइज। दूसरा ये भी होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तीसरे और देखो एक डिकापॉइज जो होता है, एक डिकापॉइज तुम्हारा एक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। या फिर तुम ये कहो एक डिकापॉइज 10 पॉइज के बराबर होता है। तो तुमको ये भी याद करना पड़ेगा, जो मैचिंग कॉलम वाले आते हैं ना, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ एक डिकापॉइज कितने पॉइज के बराबर है? 10 पॉइज के बराबर होता है, ठीक है। एक डिकापॉइज 10 पॉइज के बराबर है। दूसरा पॉइज किसकी यूनिट है? पॉइज किसकी यूनिट है? बोलो, पॉइज किसकी यूनिट है? ईटा की। किसकी? ईटा की। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा जितना ज्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ईटा जितना ज्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा ये है। मैंने कल पेपर भेजा था बायोलॉजी का तुम लोगों के लिए, भेज दिया था ना तुम लोगों को, सॉल्व कर लेना उसको। वो सिर्फ इंग्लिश में था पेपर, क्यों? सिर्फ इंग्लिश में तो था पेपर, हिंदी में नहीं। हिंदी में वो मुझे ध्यान नहीं रखा, मैं समझा इंग्लिश का पेपर। एक डिकापॉइज किसके बराबर है? 10 पॉइज के बराबर है। एक डिकापॉइज से हो गया। अब देखो अगले सर, देखो स्टोक्स लॉ, इसको जरा गौर करो सर, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं बताऊंगा इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब तुम जरा एक बात मुझे बताओ सर जी, मैंने क्या किया, एक लकड़ी का लट्ठा लिया, उस लकड़ी के लट्ठा को उठा के पानी में छोड़ दिया। वो मुझे बताओ लकड़ी का लट्ठा पानी में क्यों तैर रहा है? क्यों तैर रहा है लकड़ी का लट्ठा पानी में? क्योंकि नीचे लगने वाला बल mg, ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल ये क्या है? बराबर है। ये क्या है? बराबर है, ठीक है, बराबर है। अब बताओ तुम, कौन बताएगा? तुम दोनों में से बताओ।
बायंसी फोर्स जो उत्प्लावन बल लगता है उसका फार्मूला क्या होता है? रो बी जी। क्या है? लेकिन यहाँ रो किसका लिया जाता है? अब ध्यान रखना, उत्प्लावन बल है तो लिक्विड का, बी कौन सा लिया जाएगा? जो बालू सबमर्ज हुआ है, और जी तो जी हो ही गया। लेकिन बॉडी का जो वेट लगता है नीचे वो लगता है रो बी जी, वो भी रो बी जी। लेकिन वहां पर रो किसकी होगी? बॉडी की डेंसिटी। बी होगा बालू टोटल और जी तो जी है ही, ठीक है। ये सब चीज अब ऐसे ही समझो। सर मैंने क्या किया, उठा के एक पत्थर को रख दिया, पत्थर को ऐसे समुद्र में डाल दिया। पत्थर कहाँ जाएगा? नीचे। पत्थर नीचे जाता जाएगा चला जाएगा नीचे, डूब जाएगा ना पत्थर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। मुझे बताओ, क्या इस समय तुम सब लोग फ्लूइड में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? तुम फ्लूइड में हो कि नहीं हो? फ्लूइड क्या होता है? व्हाट इज द फ्लूइड? फ्लूइड क्या है? Which can flow, that's called fluid। जो चीज बह सकती है उसे क्या बोलेंगे हम? फ्लूइड। तो हवा बहती है कि नहीं बहती? हवा बहती है तो हम सब कहाँ बैठे हैं? फ्लूइड में, ठीक है। हवा हमारा फ्लूइड है। अब तुम एक चीज देखो कि तुमने देखा होगा, अब बरसात की जो बूंद होती है वो ऊपर से टपकी, ठीक है। बरसात की बूंद टपकी, बरसात की बूंद कहाँ आएगी? नीचे आती जाएगी। बरसात की बूंद नीचे आ रही है तो एक टाइम पर जाकर ऐसा थोड़ा देखो, तुम्हें पता है अगर तुम ऊपर से किसी चीज को नीचे छोड़ दो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वो बात सही है, बढ़ती है। लेकिन एक टाइम पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। स्टोक्स से देखो, ये सब बातें जो बताई गई, ये सब बातें जो बताई, वो सब बताई थी स्टोक ने कहा जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूइड में क्या करता है? मूव, तो ये विस्कस फोर्स का अनुभव करता है। विस्कस फोर्स, दो फोर्स, बायंट फोर्स और विस्कस फोर्स, ध्यान रखना, बायंट फोर्स और विस्कस फोर्स। अब सर जी समझ में नहीं आया, तुमने कुछ मूवी देखी होगी, ठीक है, हॉलीवुड की मूवी या साउथ की मूवी, उनमें देखा होगा कोई आदमी ऊपर से गिर रहा है। अब ऊपर से गिर रहा है, नीचे जंगल में गिर रहा है, तो नीचे मेरे पत्ता, ठीक है, ऐसे पत्ता, तो एक पत्ते के ऊपर गिर रहा है, फिर दूसरे पत्ते के ऊपर गिर रहा है, फिर तो धीरे धीरे जाके नीचे जाके गिरता है, ठीक है। ऐसी देखी है मूवी? नहीं देखी है? देखी है। तो उसे फिर बाद में चोटी लगती है और फिर से खड़ा हो जाता है ना, फिर से खड़ा हो जाता है। ऐसे ही तरीके से तुम समझो, अभी मैंने तुम्हें बताया विस्कोसिटी में कि जो भी तुम्हारा लिक्विड होगा वो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनता है। बहुत सारी क्या होती है? लेयर्स। जो भी तुम्हारा लिक्विड होगा वो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनेगा। अब जरा सोचो, मैंने अब मान लो बहुत सारी लेयर्स हैं पानी में, बहुत सारी लेयर्स हैं। अब मैंने ऊपर से पत्थर को डाला, ठीक है, पत्थर को डाला, वो पत्थर नीचे जाएगा। नीचे कब जाएगा? जब वो उन लेयर्स को तोड़ते हुए कहाँ जाएगा? नीचे, तोड़ते हुए जाएगा। तो अगर वो लेयर्स को तोड़ते हुए नीचे जाएगा तो भैया लेयर्स भी तो कोई ना कोई फोर्स लगाएंगी। लेयर्स क्या लगाएंगी? कोई ना कोई फोर्स। जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने ऊपर से किसी चीज को गिराया, ठीक है, अब ऊपर से कोई चीज मैंने गिराई, अब मैंने यहाँ पर पत्ते लगा दिए, ठीक है, पत्ते, जैसे पत्ते का मैंने त्रिपाल लगाया और ऐसे लगा दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दिया, और ऊपर से तुम गिर रहे हो, तो पहले तुम एक त्रिपाल को फाड़ोगे, दूसरे को, तीसरे को, तो वो जो त्रिपाल जो फट रहे हैं वो भी तो तुम्हारे ऊपर की ओर क्या लगाएंगे? फोर्स। उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? विस्कस फोर्स। क्या बोलेंगे? अब सर जी हम लिक्विड में क्यों बोलेंगे? तो यहाँ तुम्हें नहीं गिरना है, यहाँ किसे गिरना है? यहाँ पर जैसे मान लो पानी है, ये मेरा पानी है, फ्लूइड है बहुत सारा, ठीक है। इस फ्लूइड के अंदर जब मैंने किसी स्फेरिकल चीज को गिराया, ठोस गोले को गिराया, तो जब वो ठोस गोला इसके नीचे होगा, बीच में कहीं ऐसे होगा, तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा इस पर? mg। हमेशा क्या लग रहा है नीचे की ओर? mg। अब देखो ऊपर की ओर लगता है विस्कस फोर्स, जिसे बोलते हैं Fb। क्या बोलते हैं? Fb। और मैंने तुमसे कहा था अगर दुनिया में कोई चीज पानी में डूब गई तो ऊपर की ओर एक बायंसी फोर्स भी लगता है। कौन सा लगता है? बायंसी फोर्स, ठीक है। तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे? Fb और Fb, ये बायंसी फोर्स और ये विस्कस फोर्स। बात समझ में आ रही है? अब एक बात मुझे बताओ, एक कोई चीज है, ठीक है, कोई मैंने कहा मान लो मान लो तुम्हारा लट्ठा, ठीक है,
कौन सा? जो पानी में तैरता है ना, सारी तैरते हैं तो। लकड़ी का लट्ठा पानी में डाल दिया, वो पानी में तैर गया, पानी में तैरना है। इनमें से कौन सा लगेगा? तीनों में से कौन सा लगेगा? सर बायंसी फोर्स, और ये क्यों नहीं लगेगा? ये तभी लगेगा जब वो लट्ठा पानी में अंदर जा रहा होगा, डूबते हुए कहाँ जा रहा होगा? अंदर जा रहा होगा, सही है? अदरवाइज नहीं लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो इसे ये बोला था, ये किसने बोला था? ये बोला था स्टोक ने, ये स्टोक्स ने बोला था, ठीक है। अच्छा चलो यही कराना पड़ेगा। अब देखो सर जी, अब जरा एक बात समझ, इसका मैं डेरिवेशन करूँ, इसका डेरिवेशन का जो फार्मूला आता है ना वो पूछा जाता है। अब तुम लोग बताना, मैंने कहा मान लो बच्चों ये एक फ्लूइड है, ये क्या है? फ्लूइड है। अब देखना इस फ्लूइड में ये कोई बॉल है, गेंद हो गई, इसका मास क्या हो गया? इसे मैंने जब इसमें छोड़ा तो ये कुछ यहाँ आ गई। अब नीचे जब ये जा रही है तो मैंने कहा पहले तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले इसकी वेलोसिटी, जैसे तुम ऐसे छोड़ोगे तो पानी में नीचे जाएगी, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी? उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, हाँ क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जब वेलोसिटी, देखो एक बात को सोचो, एक बूंद है कोई पानी, हवा से, वो सॉरी बादल से बूंद गिरी, तो पहले तो उसके वेग बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पर जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो मुझे बता सकते हो सर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? और तुम मुझे बताओ F बराबर क्या होता है सर? अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो पूरा फोर्स ही क्या हो गया? बस हमारी, अगर कोई भी बूंद, कोई भी चीज जो पानी में गिर रही है या किसी फ्लूइड में गिर रही है, एक टाइम पर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है इसका मतलब ये है उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो नेट फोर्स कितना लगेगा उस पर? 0। सही है। अगर नेट फोर्स 0 है, मुझे जरा सोचना सर, नीचे की ओर क्या लगता है? ऊपर की ओर प्लस एक तो लगता है सर FV प्लस नीचे आ रही। अब देखो अगर फोर्स 0 है, टोटल फोर्स 0 है, इसका मतलब नीचे लगने वाला बल बराबर, तभी तो कुल बल 0 होगा, तभी कुल बल क्या होगा? 0। तो इसका मतलब ये है कि सर FB प्लस FB किसके बराबर है? mg। अब तो मुझे बताना सर बायंसी फोर्स का फार्मूला क्या होता था? रो जी एच। ये बोली सर बायंसी फोर्स का फार्मूला होता था रो, लेकिन रो किसका? लिक्विड का। बी कौन सा? कितनी सबमर्ज है? अरे पूरी डूबी है तो पूरी सबमर्ज है, पूरी डूबी है तो पूरी। रो बी जी प्लस, बेटा विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर बी। क्रिटिकल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी बी टी। बी ये विस्कस का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर बी टी। एम जी बेटा एम का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? नीचे की ओर रो बी, लेकिन रो किसकी? जो भी तुम्हारे पास बॉडी है उस बॉडी का बी। अब देखो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस r है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। 6 पाई ईटा आर बी टी। रो बॉडी ऐसे ही यहाँ भी 4/3
पाई आर क्यू इंटू जी। ठीक है, ये हो गया। अब जरा सोचना कि सर मुझे क्या करना है, जरा सोचो सर, इसको उस तरफ लेना है, इस चीज को उस तरफ, तो इधर बचा सिर्फ 6 पाई ईटा आर बी टी, इन दोनों में 4/3 पाई आर क्यू जी कॉमन लिया, तो यहाँ बचा रो बी, और इधर से जो रो एल आया था, देखो बच्चों इसको मैं उधर ले जाऊँ, तो 4/3 पाई आर क्यू जी कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा रो बी, इधर से गया क्या हो गया रो एल, देखो इधर से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब तुम देखना पाई से पाई कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ठीक है सर, पाई से पाई कटेगा। अब उसके बाद में 2 से काटो, 2 तिया 2 चौक कटेगा, अच्छा ये 4 है ना, हाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो अगर मैं यहाँ से बी टी की वैल्यू निकालूं, बी टी की वैल्यू, तो सर जी 4/2 2/3, यहाँ क्या बचा r की घात 3 जी रो बी माइनस रो है बटे इधर वाला गया 3 ईटा, यही तो गया 3 ईटा आर, बीटी तो निकाल ही रहा था। अब जरा सोचना सर एक आर से जब ये कटेगा और 3 इसके साथ में आएगा, तो बीटी का मान आएगा 2/9, 2/3 दिया आर स्क्वायर जी रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन ईटा, अपॉन ये फार्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर जी रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन 9 ईटा, अपॉन 9 ईटा, ठीक है। ये ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ। अब मैं तुम्हें बताओ, मुझे बताओ जरा सोचो कि सर एक तुमने समुद्र में लाया, ठीक है, तुम नाव में बैठे हो आराम से, मैंने स्पेसशिप पे तुम्हें भेज दिया, तुम समुद्र में बैठे हुए, मैंने क्या किया तुम्हें एक पत्थर दे दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, तुमने छोड़ दिया, कुछ समय बाद जाके उस पत्थर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, पहले बढ़ेगी फिर क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। फिर मैंने दूसरा पत्थर दिया जिसकी वेलोसिटी है, जिसका रेडियस है 2r, जिसका रेडियस क्या है, उसको भी तुमने छोड़ा, उसकी भी कुछ समय जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है उसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। मुझे बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, जिसकी क्या ज्यादा होगी रेडियस ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस कम होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तुमने देखा है, एक बार जरा सोच, जरा ध्यान करो बेटा, कभी तुमने एक चीज सोची है कि जब बूंदें पड़ती हैं, जब बूंदें पड़ती हैं, ठीक है, तो तुम खुशी खुशी और बाहर पहुंच जाते हो नहाने के लिए, नहाने के लिए, है ना, मैलो और लंबे वाले, ठीक। तुम मान लो खुशी खुशी तुम बाहर पहुंच गए, आराम से तुम नहा रहे हो, अब तुम्हें पता चला ओले पड़ने वाले हैं, अब तो तुम क्यों बाहर नहीं रहते भाई, अब भी बाहर जाओ तो मैं तो तब बाहर क्यों नहीं रहते, उसकी रेडियस ज्यादा होती है, उसकी रेडियस क्या होती है, उसमें वजन ज्यादा होता है, तो जो ऊपर से जब गिरता है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, और जब वो पड़ता है तो पड़ ही जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। ये तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, BT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। एक चीज और, जब बूंदें पड़ती हैं तो कभी तुम्हें ऐसा आभास हुआ है कि तुम ऐसे खड़े हो आराम से, ठीक है, या आराम से खटिया डाल के लेटे हो, से बरसात हो रही है, गर्मी दिन में ऐसा होता है ना। तो अब मान लो कभी तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम्हारे पैरों पर तो बूंदें तेजी से पड़ रही हैं और सर पे धीरे धीरे पड़ रही हैं,
कभी एहसास नहीं होता। क्यों? जितनी भी बूंदें हैं पानी की, सबकी वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि सबकी रेडियस लगभग क्या होती है? सेम। सबकी रेडियस क्या होती है? सेम। और जब तुम कहते हो अरे बहुत बहुत मोटी बूंदन से बरस रहा है, ठीक है, मतलब बहुत बहुत मोटी बूंदें या मोटी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं, तब तुम्हें थोड़ी चोट लगती होगी, तब तुम्हें क्या लगेगी? थोड़ी चोट लगेगी, ठीक है। तो यही है, रेडियस पे डिपेंड करता है। होता क्या हुआ है? बाइक चलाते हुए वो तो रिलेटिव वेलोसिटी का खेल है, वो रिलेटिव वेलोसिटी का खेल है। बता लिया ना ये? यस। हाँ, डेंसिटी पर डिपेंड है। देखो हाँ, तो ऐसा नहीं कि वाटर हो या कुछ और भी लिक्विड हो। हाँ, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, नहीं अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर से तुमने पानी की बूंद गिराई, अब तुम ऊपर से पेट्रोल की बूंद गिराओ, ठीक है। तो हाँ, तो दोनों के अगर डेंसिटी में अंतर है तो टर्मिनल वेलोसिटी में भी अंतर होगा, ठीक है। तो वो डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। बता दिया ना? अब देखो एक मुझे क्वेश्चन बताओ बच्चों, देखो एक क्वेश्चन मैंने पूछा, इसके बाद में एक क्वेश्चन बताऊंगा। द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी टू ड्रॉप्स। बेटा एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस क्या है? r, दूसरे की रेडियस क्या है? 2r। क्या है? जब ये ड्रॉप गिराई जाती है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी vt1, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी vt2। तो दोनों का क्या पूछा है? रेशियो। दोनों का क्या पूछा है? अब मुझे अभी तुम बताओ सर, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता था 2/9 r² g ईटा रो बॉडी माइनस रो। दोनों बूंदे हैं तो दोनों की डेंसिटी लिक्विड की बॉडी की क्या होगी? सेम। दोनों हवा में गिराई जा रही है तो जिस लिक्विड में गिराई जा रही है वो भी क्या है? सेम। ईटा विस्कोसिटी क्या है? सेम। हवा है ना, दोनों के लिए विस्कोसिटी सेम। जी तो सबके लिए सेम होता ही है, 2/9 तो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? सिर्फ r² के। सिर्फ क्या बदल रहा है यहाँ पर? r बदल रहा है, r बदल रहा है, ठीक है। r बदल रहा है तो देखो vt1 vt2 इधर हो जाएगा r1², इधर हो जाएगा r2²। सर r1 दिया है r, r2 दिया है और उसका क्या है? r2 दिया है। अच्छा r2 दिया है। चलो एक r है, लो ये r है, ये r है और ये है r/2, ठीक है। तो इसे vt1 मान लो, इसे vt1 vt2। तो अगर ऐसा है तो बेटा देखो ये पहले वाला क्या दिया है? पहले वाला दिया है r, पहले वाला क्या दिया है? देखो मैंने इसे 1 माना था, इसे 1, इसे क्या माना है? 1। तो पहले वाला दिया है r, दूसरा वाला क्या दिया है? और पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों? ये कट गया, 2 ऊपर गया, 2 का स्क्वायर क्या आया? 4। तो दोनों का रेशियो क्या आया? 4। क्या आ गया? 4। दोनों का रेशियो क्या आ गया? 4। अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कहा था, ठीक है। देखो एक तुम बात बताओ मुझे, मैंने सर तुम लोगों को पहले ही बताया इस बात को। मान लो, कौन बताएगा? तुम चारों बताओगे, 1 2 3, तुम चारों बताओ, ठीक है। एक बात सोचो, मान लो आप एक डोमिनोज गए, बिलिंग तो खुल गया ना? अच्छा, आप डोमिनोज में गए, आपने चारों दोस्त गए, चारों दोस्त जाने के बाद तुमने डोमिनोज वाले से कहा ऐसा करो 10 इंच वाला पिज्जा निकाल दो। पिज्जा इंच में आता है, इसमें आता है, सेंटीमीटर में आता है। तुमने कहा 10 सेंटीमीटर के एक बड़ा इंच वाला पिज्जा निकाल दो। वो आया तुम्हारे पास में, वो बोला ऐसा है, तुम बोले जो 10 इंच जो पिज्जा है उसका जो रेट है रुपया, वो बोला ये है तुम्हारा 500 रुपए का। ये तुम्हारा कितने का है? वो वेटर आया तुम्हारे पास, बोला ऐसा है, वो तो नहीं है, लेकिन हम 5-5 इंच के 2 दे देंगे आपके, ठीक है। एक बोले
5-5 इंच के कितने कर देंगे? 2। लेकिन और उनके रुपया कितने लगा देंगे दोनों के? 450। कितने लगा देंगे? 450। ठीक है, ठीक है। उसने कहा बड़ा वाला नहीं है, लेकिन छोटे छोटे वाले क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होगी? 5 इंच या 5 सेंटीमीटर मान लो, 5 सेंटीमीटर, और उधर कर दो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने कहा 10 सेंटीमीटर वाला पिक्चर नहीं है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर वाले पिक्चर है, वो मैं तुम्हें 2 दे दूंगा और रुपया कितने कर दूंगा? 250। और पहले 10 सेंटीमीटर 450, और पहले 10 सेंटीमीटर वाला कितने का मिल रहा था? तुम बताओ, फायदा होगा घाटा होगा? फायदा हो गया, फायदा हो गया, 50 रुपए का फायदा होगा। बता लिया इसे, इसे बता लिया। देखो 1 2, देखो सबसे पहले तुम क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? क्षेत्रफल। देखो अगर तुम एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर, कितना आया? 100 पाई स्क्वायर। कितना एरिया आया? ये 10 सेंटीमीटर वाले पिज्जे का एरिया है, नहीं है? अच्छा, एरिया है। अब तुम मुझे बताओ, ये 5 सेंटीमीटर वाले का एरिया है, उसने तुम्हें 2 दिए, कितने दिए? 2 कहा था ना उसने, तो 2 दिए। ये इसने तुम्हें 1 देता तो कितना एरिया देता खाने को? 100 पाई स्क्वायर। इसने 2 दे दिए, 2 को मिला के कितना एरिया आया? 50 पाई स्क्वायर। अब बताओ घाटा हुआ फायदा? अब वही और लंबा हुआ नहीं हुआ? अरे लंबा घाटा नहीं हुआ। यहाँ पर मिल रहा है जितना, इतना यहाँ पर क्या मिल रहा है? दुगना। यहाँ पर क्या मिल रहा है? दुगना मिल रहा है। ठीक है, उसने सिर्फ 85 रुपए तो घटाए हैं। कायदा के अनुसार उसे 500 वाले 500 का ये था, और ये 2 देता तो कितने रुपए लगाने चाहिए थे? 250। ठीक है, उसने 200 ढक लिए तुमसे और तुम भी खुश हो गए। ठीक है, ये एरिया का खेला है, एरिया का खेला। तो नहीं। और दूसरी चीज, तुम लोग अगर मोटाई की बात करोगे, तो बेटा जो बड़ा पिज्जा होगा उसकी मोटाई ज्यादा होती है, पतले वाले पिज्जे की मोटाई कम होती है। उसमें भी हाथ है और भी हाथ है। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने तुमसे कहा मान लो तुम्हारे पास 1000 ड्रॉप्स थी, 1000 ड्रॉप्स। अगर 1000 ड्रॉप्स को तुम मिला दो, 1000 ड्रॉप्स हैं, स्मॉल ड्रॉप्स हैं, इसकी रेडियस है R1। रेडियस क्या है? R1। इनको मैंने मिला दिया और मिला के एक बड़ी बूंद बना ली। क्या बना ली? एक बड़ी। 1000 ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी बूंद बना ली, तो इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस, बात समझ में आ रही है? 1000 बूंदे हैं मेरे पास, उनको मिला के मैंने एक बूंद बना ली, तो उसकी रेडियस क्या होगी? ये मैंने तुमसे पूछा। अब तुम देखो बेटा, ऐसी क्या चीज है जो चाहे उसका शेप और साइज कुछ चेंज कर दो, चेंज नहीं होगा? बालू। क्या होता है? अगर शेप चेंज करोगे एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज। लेकिन बालू में एक ऐसा चीज है, उसे मारो कूटो कैसे भी, तान दो पकड़ के, चाहे चपटा कर दो, कुछ भी कर दो, उसका चेंज बालू चेंज नहीं होता। मुझे बताओ, अगर बालू चेंज नहीं होगा, 1000 बार क्या है? बूंदे, एक बूंद का बालू 4/3 पाई और रेडियस R है। ठीक है, R1 नहीं, R स्मॉल r मान लो। ठीक है, रेडियस क्या है? R। बेटा देखो, एक बूंद का बालूम ये, तो 1000 का कितना होगा? 1000 से क्या कर दो गुणा, अरे इतना ही तो होगा, बराबर बड़ी बूंद का बालूम तो 4/3, ये तो एक ही बूंद है, अरे 1000 में तो एक बनाइए ना, तो ये एक बूंद है, तो इसका ये बालूम हो गया। मुझे बताओ, 4/3 से यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 r3 और इधर r3, 1000 को लिख सकते हैं 10 r3 बराबर r3, तो r बराबर क्या आ गया?
10 आर बराबर क्या आ गया, जो बड़ी बूंद की रेडियस होगी वो छोटी बूंद की रेडियस से कितने गुना ज्यादा होगी, 10 गुना। कितना ज्यादा होगी, 10 गुना। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है, ये कैसे आ गया, 10 गुना होगी। अब तो मुझे एक बार बताओ, अगर मैं इस छोटी बूंद को जब आकाश से छोड़ रहा था तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ मान लो 5 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। सोचना, जब मैंने छोटी बूंद को छोड़ा तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी। तो बड़ी वाली बूंद, अगर बड़ी वाली जो बूंद है, ठीक है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम अभी बोले थे BT1 बराबर R² बटे कैपिटल, छोटी वाली की कितनी बताई मैंने, 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे की पूछी R², इसकी जगह क्या रखेंगे, 10 R का, यहाँ कटेगा 1/100, 1/, तो BT2 की वैल्यू आएगी 100 पंजे 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो 1000 ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई, 1000 ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई, तो जो एक ड्रॉप में कन्वर्ट हुई है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 10 आर। अगर पूछता 27 ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ 27 लिखते, 27 का मतलब है 3 का क्यू, 3 3 होती है 27, तो यहाँ कितना आता, 3R, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आती, 3R, कितनी आती, 3R। अब तुम कहोगे सर 26 दे देता तो 26 देगा ही नहीं, कैलकुलेशन में नहीं फंस रहे हो ना, कैलकुलेशन में नहीं फंस रहे हो, और जहाँ कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है नीट कहाँ नहीं आता है, नहीं देता है क्वेश्चन, ठीक है ऐसे। और टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है। इसमें कुछ था नहीं ऐसे बताने के लिए कुछ, जा रहे हैं, हाँ जाओ। देखो उसके बाद अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ एक तरफ टाइम है और एक तरफ वेलोसिटी, एक तरफ क्या है, अब जरा सोचो, मैंने क्या किया, एक पत्थर लिया गोल स्फीयर, उसे लेके ऐसे छोड़ दिया पानी में, वो स्फीयर कहाँ जाएगा, छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और एक टाइम पर जाके क्या हो जाएगी, तो सर जी पहले थी 0 जब समय 0 था, वेलोसिटी बड़ी बड़ी बड़ी, एक टाइम पे जाके क्या हो गई, एक टाइम पे जाके, इसे बोलेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ये ग्राफ है, टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, ठीक है, ग्राफ है, टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। लिया, चलो अब अगले बढ़ते हैं, जरा सोचना, सरफेस टेंशन, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, डायमेंशन क्या होगी सरफेस टेंशन की, क्वेश्चन क्या पूछा था, सरफेस टेंशन की डायमेंशन। अब सरफेस टेंशन होती क्या है, तुमने देखा होगा मच्छर, ऐसे में मच्छर का प्रकोप है,
अब तो ठंड हो रही है, खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत लगते हैं, अभी बहुत लगते हैं ना, मच्छर बहुत लगते हैं अभी। तो मच्छर का प्रकोप अभी है। एक बात सोचो सर, मच्छर पानी में कहाँ, पानी में बैठता है ना, पानी में बैठता है, मच्छर पानी में बैठ जाता है, और तुम पानी में क्यों नहीं बैठ पाते? तुम भी जाके पानी पे बैठ जाएगा, तुम पानी पे क्यों नहीं बैठ पाते भाई? नहीं समझ में आया? अच्छा एक बार बताओ, जब तुम पानी पे नहीं बैठ पाते, एक बार सोचो, हम तुम्हें बैठाते, देखो जो नवैया है, छोटी वाली नवैया, अरे जिससे सिंगाड़े टूट रहे हैं आजकल, उस पर तुम बैठ जाइयो, कोई दिक्कत? और उस पर फिर हाथी को बैठा दियो, फिर क्या होगा? हाथी सिर्फ अपना एक पैर रखेगा उस पर बस, तो हाथी पूरा थोड़ी ना बैठेगा, एक पैर रखेगा, सिर्फ एक पैर तो आ जाएगा हाथी का। जैसे तुम एक पैर पे खड़े हो सकते हो, हाथी भी तो खड़ा हो सकता है, ठीक है? वो डूब जाएगी। क्यों बेटा? उसका मतलब सीधा मतलब ये है कि हर वाटर जो होता है ना, पानी की एक सरफेस टेंशन होती है। क्या होती है? सरफेस टेंशन, ठीक है? उस सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन पे जब मच्छर बैठता है, मच्छर का इतना कम वजन होता है कि वो सरफेस टेंशन ब्रेक ही नहीं होती है, और ब्रेक नहीं होती तो मच्छर कहाँ रह जाता है? ऊपर रह जाता है, मच्छर रह जाता है ऊपर, मच्छर रह जाता है ऊपर। अब देखो सरफेस टेंशन को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अपनी मिनिमम सरफेस एनर्जी में, मिनिमम एरिया में रहने की कोशिश करती है, मिनिमम एरिया में रहने की। तुम्हें पता है मिनिमम एरिया क्या होता है? किसी भी चीज का मिनिमम एरिया, अगर कोई चीज गोल है, कोई चीज क्या है? गोल, तो वो अपने मिनिमम एरिया में है। गोल है तो क्या है? मिनिमम एरिया, ठीक है? मैं एक वर्ड बोलता हूँ, नेचर लव सिमेट्री। नेचर, तुमने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सिमेट्री, बहुत टाइप की सिमेट्री होती है, ठीक है? नेचर लव सिमेट्री। नेचर क्या है ना, सिमेट्री को लव करता है। अब जैसे कैसे? जो तुमने देखा होगा, भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई या ऊपर वाले ने जितनी चीजें बनाई हैं, वो लगभग उसने गोल बनाई है। तुम्हारे हाथ पैर गोल, पेड़ पौधे तने गोल होते हैं, पृथ्वी गोल, सूर्य गोल, चंद्रमा गोल, मंगल गोल, बृहस्पति गोल, सब गोल है नहीं ये गोल? ठीक है बेटा, गोल। मैक्सिमम चीजें देखो उसने क्या बनाने की कोशिश करी है, और ह्यूमन ने जितनी चीजें बनाई हैं सब चौखुटी, कमरा चौखुटो, बोर्ड चौखुटो, मोबाइल, ये सब कुछ क्या बनाया है? चलो ठीक है नहीं? अच्छा देखो, अब तुम कहोगे सर जी नहीं, कुछ चीजें हैं जो गोल हैं, ठीक, तो वो तो हाँ सही। अब देखो ये गोल, अब तुम कहोगे सर जी पिज्जा भी तो गोल है। अरे मुझे कतई बेकार लगता है, इसीलिए मुझे कतई रख दिया। मैंने पिज्जा पहली बार अपनी IIT में जाके खाया था, वो मेरा दोस्त बोला चलो खवाते हैं, तो हमने कि जब भुक्का ही में मिल रहा है तो खाने में क्या है, चलो भैया गए हैं। अरे नहीं, शौक चलाता चलो बाहर कुछ खा के देखते हैं। पिज्जा गोल इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने कहा कोई चीज गोल होती है तो वो अपने मिनिमम सरफेस एरिया में होती है, मिनिमम। अगर तुम्हारे पास इतना आटा है, मान लो इतना आटा है, तुम उसकी रोटी चौकोर बनाना और उतने ही आटे की गोल रोटी बनाना, तो तुम्हें ये बड़ी दिखेगी, ये छोटी दिखेगी, सही है? ये सब आंखों का भ्रम है ना? इसीलिए अब हम लोग देखें सर जी, अब हम लोग देखें बेटा, सरफेस टेंशन को अगर मैं डिनोट करूं, मान लो मैंने कोई एक लेयर ले ली, मैंने क्या ले ली? एक लेयर, पानी की कोई एक लेयर ले ली। उस पानी की लेयर पर मैं एक इमेजिनरी लाइन डाल दूं, पानी की लेयर पर एक इमेजिनरी लाइन डाल दूं, तो इस लाइन की कुछ ना कुछ क्या होगी? और इस लाइन से एक फोर्स लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा? तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है S = ये फोर्स अपॉन लेंथ। तो
तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। ये फोर्स, जितना फोर्स लग रहा है इस लकीर पर, जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स अपॉन लेंथ। सर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर लेंथ की मीटर। डायमेंशन बताओ सर, फोर्स की डायमेंशन अपॉन एल, एल से एल तो एम टी माइनस, ठीक है, ये होती है एम टी माइनस 2, ठीक। बच्चों मैं तुम्हें एक बार बताऊं, आप लोग अनुमान लगा लीजिए, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ तुमको। ऐसा होता है, तुम्हें पता है गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवक्ता लगते हैं, टीचर लगते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे ये GGIC है, ऐसे तुम्हारे रामा कॉलेज हो गया, ठीक है। और भी इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें प्रवक्ता टीचर लगते हैं, जो इंटर कॉलेज के टीचर होते हैं। उनका एक अलग से 2 टाइप के टीचर होते हैं, एक होता है जो 10th तक पढ़ाते हैं, एक होता है जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं, ठीक है। जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं PGT टीचर, प्रवक्ता बोलते हैं, ठीक है। उन प्रवक्ताओं के लिए एक एग्जाम होता है, इस समय यूपी में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं, और वो पेपर जो निकाल देता है वो गवर्नमेंट टीचर बन जाता है। उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू तो चल जाता है। अब तुम समझो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम उठा के देख लेना, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में तो बताएगा मैं, जो तुम्हारे क्वेश्चन नीट का पैटर्न, नीट के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे उनका लेवल कठिन नहीं होता, यह इक्विवेलेंट ही होता है, इक्विवेलेंट तो होता है लेकिन कठिन नहीं होता, ये लेवल है। तो कभी कभी तुम लोगों को ये लगता है कि अरे हम लोग ये हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये तुमने नहीं पढ़ा, ये तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। जब तुम 11वीं 12वीं में पढ़े हो तो वो टीचर तुम्हारे साथ धोखा किए हैं, वो खाली तुम्हें बस थ्योरी पर खाली फोकस किए, बेटा थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी तुम पढ़ लिए, पास हो लिए, ये सब तुम्हें पढ़ाया ही नहीं गया। और रियलिटी ये है, इंडिया के अंदर जो एजुकेशन होनी चाहिए वही एजुकेशन नहीं होती है, और जो नहीं होनी चाहिए वही सब होती है, ये चीज़ बढ़ जाती है। तो ये फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, डायमेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन है कोई भी चीज, बॉडी हमेशा अपने मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश करती है। तुम देखो, खुद देखो, एक तुम जरा सोचो, अब ठंड आ रही है, अब क्या आ रही है, ठंड आ रही है, मान लो अब ठंड आ रही है, तुम लेटे हुए हो, तुम लेटे हुए हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठीक है। तो जब तुम लेटते हो तो तुम कैसे लेटते हो, बेटा रजाई तुमने ऊपर डाल ली, और जो ये घुटने हैं ना, घुटने ये तुम अपने खोपड़िया पे ले आते हो, अरे नहीं समझे, लाते नहीं लाते हो, और हाथ को ऐसे कर लेते हो, हाथ को ऐसे कर लेते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम कतई अपने इस प्रकार से मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है, ये तुम्हारे खोपड़िया हो गई, ठीक है, इस प्रकार से तो रहने की कोशिश करते हैं, यानी कि तुम अपने आप को कौन से एरिया में ला रहे हो, सर्कुलर एरिया, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया में ला रहे हो। मिनिमम सरफेस एरिया में क्यों ला रहे हो, क्योंकि देखो मैंने तुमसे कहा तुम्हें ठंड क्यों लगती है, तुम्हें ठंड इसलिए लगती है, इस समय मौसम सही है, तुम्हें ठंड इसलिए लगती है, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का, तो हीट तुम्हारी बॉडी से कहाँ जाएगी, तो तुम्हें लगेगी ठंड, सही है। अब तुम्हें गर्मी क्यों लगती है, बाहर का टेम्परेचर 40, तुम्हारा 37, सही है, तो बाहर की गर्मी कहाँ आएगी, तो तुम्हें क्या लगेगी, सही है। अब ये मोटे मोटे कपड़े क्या करते हैं जो तुम पहनते हो ठंडों में, वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनका काम सिर्फ इतना है, जो तुम्हारे अंदर हीट है वो सिर्फ तुम्हारे अंदर रहे, तुम्हारे अंदर की हीट बाहर ना निकले, सिर्फ इतना काम करते हैं, ठीक है, इतना। तो इसी प्रकार से अगर मैं अपने मिनिमम सरफेस एरिया में हम लोग आ जाएंगे तो हमारा जो बाहर का एरिया है उससे हीट बाहर कम निकलेगी, ठीक है, और हमें ठंड कम लगेगी। गर्मी में हम सोते हैं तो पूरे फैल फूट के सोते हैं, ठीक है, गर्मी में सोते हैं, ये चीज हो गया ना, जब हो जाए तो गन खत्म हो जाता है तब लगा देंगे, ठीक है। अब देखो सर जी, देखो सरफेस टेंशन, बेटा ये सरफेस टेंशन का मैंने फॉर्मूला दिया, फोर्स अपॉन लेंथ। तो क्या है, सरफेस
टेंशन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन, अभी जो मैंने बताया था बेटा कभी वही है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी और इस इमेजिनरी लाइन से क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, यही चीज मैंने बताई थी। अब देखो एक सरफेस एनर्जी क्या होती है, एक बार जरा इसे समझ लो थोड़ा सा, सरफेस एनर्जी क्या होती है, ठीक है। देखो सरफेस एनर्जी का मतलब ये है, तुमने वो एक मशीन देखी है, वो ऐसे सोप बबल में जो सोप होता है ना, सोप, अरे निरमा वाला पानी, हाँ, उसे ऐसे पानी में डुबो, ऐसे तो फूंक मारते हैं, तेरे बुलबुले निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते, ठीक है। तुमने वो ऐसे एक चीज है, इसको तुमने सोप बबल में डाला तो इसमें क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, चमकती है हल्की हल्की। अब देखो अगर तुम इसको धीरे धीरे पकड़ के खींचो, कतई धीरे धीरे पकड़ के खींचो, तो इसकी ये धीरे धीरे खींच के अगले यहाँ तक आ गया, मान लो कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक खींचने में तुमने जितना कार्य किया, जितना वर्क डन किया, अपॉन जितना एरिया इंक्रीज किया, उसका रेशियो ही क्या कहलाएगा, सरफेस एनर्जी। और ध्यान रखना सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर, ठीक है। एरिया ठीक है, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होता है। हाँ ये बराबर होता है, दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा अब है एक चीज, कुछ चीजें देख लो, इसे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। देखो एक्सिस प्रेशर, सबसे पहले एक्सिस प्रेशर को समझो। एक्सिस प्रेशर क्या होता है, तुमने देखा होगा एक तुम्हारा कोई बुलबुला है, कोई भी बुलबुला, ठीक है। अब तुम ये देखो इस बुलबुले में कितनी सरफेसेस पर एयर है, कितनी सरफेस को एयर टच कर रही है। एक तो बाहर वाले को टच करते, इधर भी तो एयर है, इधर क्या है बच्चों, और अंदर भी क्या है, एयर। कितनी सरफेसेस हैं, दो सरफेस, एक बाहर वाली सरफेस और एक अंदर, दो सरफेसेस को कर रही है। एक्सिस प्रेशर का मतलब ये होता है अंदर वाला प्रेशर P1 और बाहर वाला प्रेशर, इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सिस प्रेशर। क्या बोलते हैं, और एक्सिस प्रेशर का फार्मूला, अब देखो यहाँ पर दो तरफ है एयर, कितनी तरफ है, एक तरफ अगर एयर होती तो होता 2T अपॉन R, R इसकी रेडियस है 2T अपॉन, लेकिन दो तरफ है तो दो दूनी 4T अपॉन, इसके बीच में एक्सिस प्रेशर है 4T अपॉन R, जहां T क्या है, T है तुम्हारा सरफेस टेंशन, T क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस। अब तो मुझे बताओ दूसरी चीज, ये तो मेरा बुलबुला हो गया, अगर बुलबुला ना हो के ये मेरे पास ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप, पानी की बूंद है, मुझे बताओ इसमें कितनी साइड एयर है, क्या इसमें अंदर एयर है, नहीं। बूंद क्या होती है, भरतल, बूंद क्या होती है, तो अंदर कोई एयर सिर्फ बाहर है, यानी कि एयर सिर्फ एक साइड है। अगर एक साइड है, अंदर वाला प्रेशर P1, बाहर वाला प्रेशर P2,
तो याद रखना अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, P1 माइनस P2। एक साइड में एयर है तो क्या लिखोगे 2T अपॉन R। एक साइड में एयर है तो क्या लिखोगे 2T अपॉन R। दो साइड में एयर होती तो 4T अपॉन R, 4T अपॉन R। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया हो गया बता लिया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ यहाँ मान लो एक पानी है, लिक्विड है, और लिक्विड में उस लिक्विड में एक बबल है जिसकी रेडियस क्या है R। बताओ कितने साइड पानी है, वो हवा है, कितने साइड हवा, सिर्फ अंदर ही तो है, बाहर क्या है, एक साइड हवा है ना, एक साइड हवा है। अंदर प्रेशर P1 और बाहर क्या मानो, तो P1 माइनस P2 बराबर